हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। विशाल कुमार, अमित, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? सुरेश, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। चलिए, तो आप लोगों के जुड़ने का थोड़ा सा इंतजार करते हैं। आप सभी लोग आ जाइएगा जल्दी से क्लास में, फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी बायोलॉजी की क्लास। जल्दी से आप सभी लोग आ जाइएगा। चलिए, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, गुड मॉर्निंग बेटा आशीष। हाँ, मैं भी ठीक हूँ। माई सेल्फ काजल यादव, और मैं क्या करूँगी यहाँ पे जीएस का बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो कवर करने वाली हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगी यहाँ पे जीएस का बायोलॉजी वाला पोर्शन कवर करूँगी। हाँ, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। चलिए, आ जाइएगा जल्दी से सभी लोग, और फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास बायोलॉजी। जैसा कि आपको पता है, आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो आज क्या होने वाली है, इंट्रोडक्टिव क्लास होने वाली है आपकी बायोलॉजी की। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन के साथ हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्टिव क्लास आज लेंगे। देन हम अपने सिलेबस को आगे प्रोसीड करेंगे, और आपको बता दिया जाए कि अगर आपकी एग्जाम का लेवल ये है तो आपको यहाँ तक लेके जाया जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लेके जाया जाएगा। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। प्रॉपर आपको कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे, थ्योरीज विद क्वेश्चंस, डीपीपी एंड टेस्ट। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंजलि, आईएएस अनुपम, हाँ बायो। चलिए स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले मेरा नाम काजल यादव है। हाँ, चलिए आते हैं अपनी क्लास पे। ठीक है, ऑलरेडी हमारी क्लास लेट हो चुकी है, तो आ जाते हैं अपनी क्लास पे। आपको पता है आज हमारी क्या है, पहली क्लास है, तो आज हमारी इंट्रोडक्टिव क्लास होने वाली है। नेक्स्ट हम आगे टॉपिक लेके चलेंगे, और बायोलॉजी में एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक टॉपिक आपको क्लियर करवाया जाएगा। ठीक है, ये 11 to 12 इस तरह की सारी क्वेरीज जो है धीरे धीरे हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। मैं कहाँ से हूँ, मेरा नाम क्या है, आदित्य कुमार। चलिए, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी क्लास की तरफ चलते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, बायोलॉजी, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, बायोलॉजी। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। ठीक है, जो भी कंटेंट आपको दिया जाएगा बाइलिंगुअल दिया जाएगा, दोनों ही भाषाओं में आपको मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, दोनों ही भाषाओं में आपको क्या है, जो भी सिलेबस दिया जाएगा, जो थ्योरी दी जाएगी, वो दोनों ही भाषाओं में आपको दिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश। बेटा मैं यूपी से हूँ। नोट्स बना लीजिए, आपके लिए बेटर होगा, ये नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए आप। नोट्स क्या करते हैं, बाद में जब हमें रिवीजन करना होता है ना, फिर हम कंटेंट को इधर उधर ढूंढते हैं, अपना समय वेस्ट करते हैं कि अब हम कहाँ से रिवीजन करें। तब हम जाके फिर कोई सर्च करते हैं, कोई वीडियो सर्च करते हो, कोई शॉर्ट ट्रिक सर्च करते हैं ना, तो हमें हमारा समय बहुत चला जाता है। प्रॉपर नोट्स बनाइए, जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर दीजिए, और जो हाईलाइट वाला हो उसको रिवीजन करते रहिए। हाईलाइटेड वाली चीजें क्या है, रिवीजन करते रहिए, अगर पूरा एक बार में नहीं। आजमगढ़, ओके। आजमगढ़ से मेरी एक दोस्त थी, काफी अच्छी थी वो। बिल्कुल बेटा, एक एक चीज आपको क्या है क्लियर करवाएंगे यहाँ पे, एक एक कॉन्सेप्ट विद डायग्राम, विद निमोनिक्स। ठीक है, लर्निंग ट्रिक भी होंगी, जहां पे आवश्यकता होगी लर्निंग ट्रिक की वहां पे दे दिए जाएंगे, बाकी तो आपको कॉन्सेप्ट थ्योरी दी जाएगी। चलिए आ जाते हैं, बाकी क्वेश्चंस के आंसर धीरे धीरे क्या करते रहेंगे, देते रहेंगे। बाकी क्वेश्चंस के आंसर क्या है, धीरे धीरे देते रहेंगे। हाँ बिल्कुल याद करवाएंगे। चलिए आ जाते हैं बायोलॉजी पे। बायोलॉजी, जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो आपके ब्रेन में एक थॉट्स आता होगा, जैसे जैसे ही हम बोलते हैं बेटा मैथ्स, हम मैथ सब्जेक्ट की बात करते हैं तो बैक ऑफ द माइंड क्या चलने लगता है, डिजिट्स आने लगते हैं। मैथ्स में क्या होता है, डिजिट्स आने लगते हैं, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, इंटीग्रेशन, है ना। और इंटीग्रेशन का भाई एक और होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, है ना। ये सारी चीजें जैसे ही हमको आपको मैथ वर्ड्स बोलते हैं बेटा, मैथ सब्जेक्ट की बात करते हैं, क्या आने लगता है आपके दिमाग में, डिजिट्स आने लगती हैं,
एडिशन आने लगता है, मल्टीप्लिकेशन आने लगता है, सब्सट्रैक्शन, ठीक है, ये सारी चीजें आने लगती हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। वैसे ही उसी तरह से जब हम बायोलॉजी बोलते हैं तो बायोलॉजी क्या है, सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है, हेलो बेटा, कि बायोलॉजी क्या है। हाँ बिल्कुल हिंदी का उपयोग करेंगे, भारतीय हैं। मेरे बारे में बेटा बता देती हूँ, मेरा नाम काजल है और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। आई एम लाइव फ्रॉम आगरा एंड आई एम करेंटली रेजिडेंट इन आगरा। बेसिकली आई एम फ्रॉम मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट, यूपी। चलिए इतना काफी है। बायोलॉजी, जैसे ही आपके ब्रेन में एक टर्म आता है बायोलॉजी, आप सोचते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का अर्थ क्या है। चलिए सबसे पहली चीज जो है, ये बायोलॉजी शब्द जो है ये किस भाषा का शब्द है। बायोलॉजी शब्द जो है ये किस भाषा का शब्द है। गुड, किसी ने संधि विच्छेद करके भी बताया हुआ है। बायोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली चीज तो यही है कि ये जो है बेटा क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ये क्या है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। क्या है ये, ग्रीक भाषा का शब्द है। आगे अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब क्या है, ग्रीक में इसका मतलब क्या है, ये ग्रीक भाषा। अच्छा बायोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर चीजें आपको क्या मिलेंगी, लैटिन, ज्यादातर चीजों की जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुई है, लैटिन से हुई है, ग्रीक से हुई है, लैटिन से हुई है, ग्रीक से हुई है ना। बिल्कुल बता रहे हैं, आगे आइएगा। बायोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो ग्रीक भाषा में इसका मतलब क्या होता है, बायोस। दो शब्द से मिलके बायोलॉजी टर्म पूरा बना हुआ है। पहला आपका क्या है, बायोज है, और दूसरा आपका क्या है, लोगोज है, ठीक है। बायोज मतलब क्या होता है, लिविंग। बायोज मतलब क्या होता है, लिविंग, और लोगोज मतलब क्या होता है, टू स्टडी। टू आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। लिविंग का मतलब क्या होता है, जीवित। ये कलर विजिबल है, कलर विजिबल है, दिख रहा है आपको, जीव एंड लॉजी, ओके, मीन्स स्टडी। गुड, टारगेट 2.5, ऑलमोस्ट 3। हाँ चलिए आ जाते हैं वापस। लिविंग का मतलब होता है बेटा जीवित, जीवित, ठीक है। और टू स्टडी मतलब क्या होता है, अध्ययन। स्टडी मतलब क्या होता है, अध्ययन होता है। टू प्रीपोजिशन है जो कि करने के रिस्पेक्ट में लगाते हैं, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे कि बायोलॉजी का मतलब क्या है। बायोलॉजी का मतलब है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जीवित जीवों का अध्ययन कर रहे हैं। जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जीवित जीवों का अध्ययन करेंगे। क्या लिख रहे हैं, हाँ चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे बेटा, बेसिक थोड़ा सा क्लियर करते हैं उसके आगे चलते हैं। हाँ जीवितों का अध्ययन, ठीक है। बायोलॉजी मतलब क्या होता है, जीवित जीवों का अध्ययन, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं, दैट इज बायोलॉजी। सबसे पहले ये बात किसने बताई थी कि हम समस्त सजीवों का अध्ययन जिस शाखा के अंदर करेंगे उसके लिए हम एक ब्रांच बनाएंगे जिसको हम बायोलॉजी बोलेंगे। ये बात सबसे पहले किसने बताई थी, अरस्तु ने बताई थी। इसीलिए हम फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलते हैं, अरस्तु को बोलते हैं। अगला प्रश्न जो फ्रेम हो सकता है वो क्या है, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे मेंशन करती हूँ, फादर ऑफ बायोलॉजी। अरस्तु ने सबसे पहले बताया था कि जीवितों का अध्ययन के लिए, जीवितों के अध्ययन के लिए हम जो ब्रांच बनाएंगे ग्रीक में उसे क्या बोलेंगे, बायोलॉजी बोलेंगे। ये बात किसने बताई थी, अरस्तु ने बताई थी। देन इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो ये कौन हो जाएंगे, अरस्तु हो जाएंगे। हिंदी में क्या लिखेंगे, जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक, ठीक है। अच्छा हिंदी अरस्तु का देखना, इंग्लिश में क्या लिखते हैं, अरस्तु को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, एरिस्टोटल लिखते हैं, हिंदी में अरस्तु लिखते हैं। व्हाट अ नेम। हम लोगों के मम्मी पापा, बेसिक मत कराइए। देखिए बेटा, सिपी, शिल्पी है क्या, हाँ शिल्पी राठौर। बेसिक मत कराइए, बेसिक नहीं कराएंगे तो समझ में नहीं आएगा। आपके लिए जरूरी नहीं है लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं ना, सबके बारे में सोचना पड़ेगा। बहुत थोड़े समय का बेसिक है और यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो सारी चीजों को लेके चलेंगे।
बेसिक ना आप चलिए बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बेसिक की रिक्वायरमेंट है तो बेसिक भी कराएंगे। फादर ऑफ बायोलॉजी हमारे कौन है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ। हिंदी में क्या लिखूंगी? अरस्तु। अरस्तु। आगे अगर हम देखेंगे तो क्या हुआ, जब अरस्तु अध्ययन कर रहे थे सजीवों पे तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने देखा है कि ये जो समस्त सजीव हैं इनमें जो पोषण है, पोषण के आधार पे अगर देखेंगे तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ कुछ सजीव जो हैं वो अपना खाना खुद बना ले रहे हैं और कुछ कुछ जो सजीव हैं वो अपने खाने के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इस आधार पे अरस्तु ने क्या किया है, समस्त सजीवों को दो भागों में वर्गीकृत किया। अरस्तु ने क्या किया है, समस्त जो लिविंग बींग्स हैं, जो सजीव हैं, उनको दो भागों में वर्गीकृत किया है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, बायोलॉजी की अगर हम बात करेंगे जिसमें हमने समस्त लिविंग बींग्स को रखा हुआ है, बायोलॉजी मतलब क्या है? लिविंग बींग्स, समस्त सजीव। तो इन्होंने समस्त सजीवों को दो भागों में वर्गीकृत किया है। पहले तो वो सजीव जो अपना खाना खुद से बना रहे हैं, पहले तो वो सजीव जो अपना खाना खुद से बना रहे हैं, दूसरे वो सजीव जो अपने खाने के लिए, अपने पोषण के लिए दूसरे सजीवों पर निर्भर हैं। दूसरे सजीवों का मतलब आइए बताते हैं। इन्होंने क्या किया है, बायोलॉजी जिसमें हम लिविंग बींग्स को रख रहे हैं, समस्त सजीवों को रख रहे हैं, समस्त सजीवों को दो भागों में वर्गीकृत किया है। पहला तो ऐसे सजीव जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, उनको किस कैटेगरी में लिखा है? प्लांट की कैटेगरी में रख दिया, ठीक है, प्लांट। हिंदी में क्या बोलेंगे? पादप। और इन्होंने बोला कि समस्त पादपों का अध्ययन हम जिस शाखा के अंदर करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? बॉटनी बोलेंगे। इस तरह से बायोलॉजी का डिवीजन हुआ दो शाखाओं में। पहला क्या था हमारा? बॉटनी। जब हम 12th में थे तो बायोलॉजी में हमें दो सब्जेक्ट पढ़ने रहते थे, है ना। एक हमारा क्या था? बॉटनी था, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? वनस्पति विज्ञान बोलेंगे। इसको थोड़ा और क्लियर लिखिए, स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। दूसरी साइड हमारी क्या थी? ऐसे सजीव जो अपना खाना खुद नहीं बना रहे थे, दूसरे सजीवों पर निर्भर थे, उसको इन्होंने क्या बोल दिया है? जूलॉजी बोला है। उसको इन्होंने किस कैटेगरी में रखा है? एनिमल की कैटेगरी में रखा है, जंतुओं की कैटेगरी में रखा है, ठीक है। किसकी कैटेगरी में रखा है? एनिमल की कैटेगरी में रखा है, जंतु की कैटेगरी में रखा है। अब इन्होंने देखा कि समस्त जंतुओं का अध्ययन ये एक अलग शाखा के अंतर्गत कर रहे थे और समस्त प्लांट्स जो है, पादप जो है, उनका अध्ययन ये एक दूसरी शाखा के अंदर कर रहे थे। तो पौधों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत कर रहे थे उसको इन्होंने क्या बोला था? वनस्पति विज्ञान बोला था, ठीक है। स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स क्या बोलेंगे बेटा इसको? बॉटनी, बॉटनी, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे? पादप विज्ञान या फिर वनस्पति विज्ञान। क्या बोलेंगे? पादप विज्ञान या फिर वनस्पति विज्ञान। दूसरी तरफ क्या था? जंतुओं के अध्ययन के लिए एक अलग शाखा बनाई गई जिसको क्या बोला गया? स्टडी ऑफ एनिमल की अगर हम बात करेंगे, स्टडी ऑफ एनिमल की अगर हम बात करेंगे, हाँ बॉटनी, स्टडी ऑफ एनिमल की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जूलॉजी। हिंदी में क्या बोलेंगे? जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, ठीक है। चलिए आगे अगर देखेंगे तो अरस्तु साहब ने क्या किया? विभाजन तो कर दिया है समस्त सजीवों का, उसके बाद वो पौधों में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, उन्होंने जंतुओं पे विस्तृत अध्ययन किया, ठीक है। वो पौधों में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, उन्होंने क्या किया? जंतुओं पे विस्तृत अध्ययन किया। उन्होंने क्या किया? एनटीपीसी का पेपर बिल्कुल हो जाएगा, एनटीपीसी वाले बैच में हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए वापस आते हैं, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है एग्जाम का, बट सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
जियोलॉजी अलग चीज है बेटा, जूलॉजी अलग चीज है ना। प्लांट्स की अगर हम बात करेंगे, देन स्टडी ऑफ प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, बॉटनी बोलेंगे, वनस्पति विज्ञान बोलेंगे। एंड स्टडी ऑफ एनिमल, ठीक है, जंतुओं के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे, जूलॉजी, जंतु विज्ञान बोलेंगे। अब जो अरस्तु साहब थे, उन्होंने क्या किया है, पौधों में वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। उन्होंने पौधों को देखा कि ऐसे सजीव जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, उनका जो आकार है वो भिन्न भिन्न है। तो अरस्तु ने क्या किया, पौधों को उनके आकार के आधार पे 3 भागों में विभाजित कर दिया। अरस्तु ने क्या किया, पौधों को उनके आकार के आधार पर, मॉर्फोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, आकारिकी जिसको हम बोलते हैं, उसके आधार पे क्या किया है, 3 भागों में विभाजित किया। ये जो विभाजन किया है प्लांट्स तथा एनिमल, पादप तथा जंतु, ये किस आधार पे किया है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, पोषण के आधार पे, पोषण के आधार पे। और ये किसने किया है विभाजन, अरस्तु ने किया। ठीक है, अरस्तु ने, हाँ बिल्कुल, 11 to 12 आपकी डेली क्लास चलेगी 1 आवर। आगे अगर हम चलेंगे तो अरस्तु ने क्या किया है, पौधों को उनके आकार के आधार पे 3 भागों में विभाजित किया है। उन्होंने देखा कि ऐसे सजीव जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, उनका जो आकार है वो किस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो उन्होंने देखा, वो क्या देखा कि कुछ पौधे जो है वो सबसे बड़े हैं, कुछ पौधे मीडियम साइज के हैं, और कुछ पौधे सबसे छोटे हैं। तो सबसे छोटे वाले जो पौधे थे, जिनमें आपकी घास आ जाएगी, ग्रासेस आ जाएगी और जड़ी बूटियां आ जाएंगी, उनको अरस्तु ने क्या बोला है, हर्ब्स बोला है। क्या बोला है बेटा, हर्ब्स बोला है। ठीक है, इनको क्या, इनमें क्या आ जाएंगे, आपकी जड़ी बूटियां आ जाएंगी तथा घास, है ना, जो ग्रासेस आपके होते हैं। आगे देखेंगे तो इन्होंने क्या देखा कि कुछ पौधे जो है मीडियम साइज के, जैसे आप देखते हैं गुड़हल का पौधा है, गुलाब का पौधा है, कनेर का है, ये ना तो ट्रीज में आएंगे ना हर्ब्स में आएंगे, किस में आएंगे, श्रब्स में आएंगे। देखिए, बायोलॉजी सब्जेक्ट है, ठीक है। अब मान लीजिए कि स्केलेटल सिस्टम है जहां से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, तो स्केलेटल सिस्टम में हड्डियां कहीं और से थोड़ी ना आ जाएंगी। 206 हड्डियां हैं, तो वहां भी अगर हड्डियां पढ़नी होंगी तो 206 आपको पढ़ाई जाएंगी, यहां भी 206 पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, हड्डियों के नाम थोड़ी ना बदल जाएंगे। आपका मान लीजिए कोर्स बदल गया, ठीक है, स्लैब कोर्स बदल गया है, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि मानव शरीर के अंदर हड्डियां बदल जाएंगी, उनके नाम बदल जाएंगे। कोर्स तो वही रहेगा, थोड़ा डिटेल पढ़ाएंगे आपको, थोड़े क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे। हाँ, ये पहला क्लास है पूनम गर्ल। चलिए, दूसरा इन्होंने क्या किया है, पौधों को श्रब्स, जिसमें आपके क्या आ जाएंगी, झाड़ियां आ जाएंगी। ठीक है, श्रब्स मतलब क्या है, झाड़ियां। और लास्ट क्या था हमारा, ट्रीज। लास्ट क्या था हमारा, ट्रीज। ट्रीज में क्या आ रहे थे, पेड़, जो सबसे बड़े थे। इस तरह से अरस्तु ने क्या किया है, पौधों को 3 भागों में वर्गीकृत किया। इसके बाद से अरस्तु ने पौधों पर कोई अध्ययन नहीं किया। पौधों पे अध्ययन करने के लिए, पौधों पे विस्तृत अध्ययन करने के लिए हमारे दूसरे वैज्ञानिक आए, जिनका नाम था थियोफ्रास्टस। उन्होंने पौधों पे क्या किया है, विस्तृत अध्ययन किया है। इसीलिए फादर ऑफ बॉटनी हम किसको बोलेंगे, थियोफ्रास्टस को बोलेंगे। यहाँ पे एक और पॉइंट मेंशन करिएगा, डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं, दैट इज ब्लू। ओके, आप क्या लिखेंगे, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, पादप विज्ञान के जनक, पादप विज्ञान के जनक। ये आपके कौन हो जाएंगे, थियोफ्रास्टस। यहां पे लिखते हैं दैट इज थियोफ्रास्टस। ठीक है, ब्लू कलर दिख नहीं रहा, ओके ओके ओके, आई विल चेंज इट।
कोई बात नहीं बेटा, हम चेंज कर लेते हैं। फादर ऑफ बॉटनी आपके कौन हो जाएंगे? अगली स्लाइड पे लिखते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ पे मेंशन करते हैं। फादर ऑफ बॉटनी, आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर लिया ना, रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी। पादप विज्ञान के जनक, एक एक कॉन्सेप्ट आपके क्या है क्लियर करवा देंगे। कोई भी किसी भी तरह का आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। ये कौन हो जाएंगे आपके? थियोफ्रेस्टस, दैट इज थियोफ्रेस्टस। ओके, चलिए वापस आते हैं। जिस तरह अरस्तु ने पौधों को उनके आकारकी के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया है, हाउस, श्रब्स एंड ट्रीज, इसी तरह से शिल्पी मौर्य, ये क्लास नहीं दिख रहा है आपको? मतलब मैं समझी नहीं, नोटिफिकेशन नहीं आया? हिंदी में भी लिखा है बेटा, क्या छूटा है जो हिंदी में नहीं लिखा है? चलिए वापस आते हैं। जिस तरह से पौधों को 3 भागों में विभाजित किया है, इसी तरह जंतुओं को 2 भागों में विभाजित किया है उनके रक्त के रंग के आधार पे। अरस्तु ने देखा कि ऐसे जंतु जिनके रक्त का रंग लाल है उनको क्या बोला है? इनैमा बोला है। ऐसे जंतु जिनके रक्त का रंग लाल नहीं है, जब आप एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कुछ फाइलम होते हैं जिनमें क्या होता है, जीवों का रंग, जीवों के रक्त का रंग जो है वो लाल नहीं होता है। तो ऐसे जीवों को क्या बोला है? एनेमा बोला है। किसी भी टर्म के आगे अगर हम ए वर्ड यूज करते हैं, दैट मीन्स इज अब्सेंट। ओके, टाइपिंग मिस्टेक क्या हुआ बेटा? कहां पे? शिल्पी मौर्य, देखिए अगर लिखते समय ऐसा होता है कि हम फ्रीक्वेंटली लिख रहे होते हैं तो कुछ वर्ड्स, कुछ मिस्टेक, अगर मान लीजिए हम स्पेलिंग लिख रहे हैं तो उस समय पैरेलली हम पढ़ा भी रहे होते हैं, लिख भी रहे होते हैं। अगर बाई चांस ऐसा होता है तो आप उसे करेक्ट करिए प्लीज, है ना? आपको इतना कॉपरेट तो करना पड़ेगा क्लास के दौरान। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो इन्होंने क्या किया है? एनिमल को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला हमारा क्या है? इनैमा, ठीक है। पहला क्या है? इनैमा। इनैमा होगा पहला हमारा, क्या हो जाएगा? इनैमा, ठीक है। इनैमा मतलब क्या होगा? दोज, इनैमा में क्या हो जाएगा? दोज, चलिए बार बार इरेजर यूज करना। दोज हु हैव रेड ब्लड, रेड ब्लड, ठीक है। आपको क्या बताया गया है? जंतुओं के रक्त के रंग के आधार पे उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। इनैमा, दोज एनिमल्स, थोड़ा और क्लियर करिएगा, दोज एनिमल्स हु हैव रेड ब्लड, जिनमें क्या होगा? रक्त का रंग लाल होगा, उनको क्या बोलेंगे? इनैमा बोलेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? ए इनैमा, ए इनैमा। बेटा राइटिंग आपको समझ में आ रही है? राइटिंग के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, बहुत समय बाद आप पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे चीजें समझ आने लगेंगी जब हम बहुत, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, काफी इंप्रूव हुई है राइटिंग पहले से। PDF 4 साइज में, ठीक है। यशवंत कुमार, आपकी ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाएगी। चलिए आते हैं वापस से धीरे धीरे। आज हमारी पहली क्लास है, एक एक क्वेरीज आपकी धीरे धीरे फुलफिल होंगी, ठीक है। सारा का सारा आपको समझ में आएगा। अब साथ बने रहिए कंसिस्टेंसी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और सभी क्लासेस कब स्टार्ट होंगी? बेटा चल रही हैं, पहले सारी क्लासेस चल रही हैं। चलिए आते हैं वापस से।
ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, ए एनाइमा है। आप लोग बस सब्र कंसिस्टेंसी फोकस के साथ बने रहिएगा, एक एक चीज यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी, आपकी एग्जाम के रेलेवेंट आपको पूरा का पूरा कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। ठीक है, आते हैं वापस। दोज एनिमल हु डज नॉट हैव रेड ब्लड, जिनके अंदर क्या है, रक्त का रंग लाल नहीं है, उनको ए एनाइमा में रखा है। ये कैटेगराइजेशन अभी अरस्तु ही कर रहे हैं। ये कैटेगराइजेशन किसने किया है, अरस्तु ने किया है। ठीक है, डज नॉट हैव रेड ब्लड। बेटा राइटिंग में अगर कोई इशू हो तो बताइएगा। ठीक है, राइटिंग में कोई इशू हो तुरंत बताइएगा। राइटिंग में कोई भी इशू हो तुरंत बताइएगा। आगे अगर हम चलेंगे, यहां पे भी आप मेंशन कर लीजिए, फादर ऑफ जूलॉजी हम किसको बोलेंगे। अगेन हमारे जो अरस्तु साहब थे उन्होंने क्या किया है, जंतुओं पे विस्तृत अध्ययन किया है, तो इनको हम क्या बोल देंगे, फादर ऑफ जूलॉजी बोलेंगे। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, एनाइमा मतलब ऐसे एनिमल, उन्होंने ऐसे एनिमल जिनके रक्त का रंग लाल था, उनको इनकी एक कैटेगरी बना दी गई है। ठीक है, उनकी क्या की गई है, एक कैटेगरी बना दी गई है जिनको एनाइमा बोल दिया गया है। चलिए आगे आएंगे, तो फादर ऑफ यहां पे लिखते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी, स्पेस कम है, ये अगली स्लाइड पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। यहीं पे मेंशन कर लेते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी। ओके, यहां पे नाम लिखेंगे साइंटिस्ट का, और जंतु विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक। ओके, ये कौन हो जाएंगे हमारे, एरिस्टोटल। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, अरस्तु। ठीक है, तो जंतु विज्ञान के जनक हमारे कौन हो जाएंगे, अरस्तु। बहुत ही कलरफुल लिखा है ना, काफी सही लग रहा है। स्लाइड चेंज करो। हाँ, बिहार बहुत अच्छी जगह है, हमारे सर भी बिहार से थे, फिजिक्स पढ़ाते थे, बहुत अच्छे थे वो, विशाल कुमार। विशाल कुमार, एनाइमा को डिफाइन तो कर रही हूँ, एनाइमा की डेफिनेशन, ऐसे एनिमल, ये वो ग्रुप है, एनाइमा में हमने उन जंतुओं को रखा है जिनके रक्त का रंग लाल है। यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट। अच्छा ओके, सुखवीर ऊपर नीचे चढ़ा के मत लिखो, क्लियर लिखो। चलिए ठीक है, आपकी बात को ध्यान में रखा जाएगा, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे चलते हैं, बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर नीचे हुआ है लिखने में, नेक्स्ट टाइम इसका ध्यान रखा जाएगा। आगे आते हैं, आपकी सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा। आगे अगर हम आते हैं तो क्या है, अरस्तु ने समस्त सजीवों को दो भागों में वर्गीकृत कर दिया है। पहले आपके कौन है, पादप हैं, दूसरे आपके कौन है, जंतु हैं। उन्होंने बोला है कि जंतुओं के अध्ययन के लिए एक अलग शाखा बनाई जाए जिसको जूलॉजी बोला है, पौधों के अध्ययन के लिए एक अलग शाखा बनाई जाए जिसको बॉटनी बोला है, पादप विज्ञान बोला है। ठीक है, हाँ रिकैप करवा रही हूं। उसके बाद हमने देखा है कि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के जनक हम किसको बोल रहे थे, थियोफ्रेस्टस, क्योंकि पौधों पे विस्तृत अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे, थियोफ्रेस्टस थे। ठीक है, अगेन अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए फादर ऑफ जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान के जनक, तो वो कौन हो जाएंगे, हमारे अरस्तु हो जाएंगे। अरस्तु ने क्या किया, देखा ऐसे सजीव जो अपना खाना खुद बना रहे हैं उनको तीन भागों में विभाजित कर दिया, एक सबसे छोटे, मीडियम और सबसे बड़े। ठीक है, यानी कि हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। इसी तरह उन्होंने एनिमल को भी दो भागों में विभाजित किया है, किसके आधार पर, उसके रक्त के रंग के आधार पर। ऐसे एनिमल, ऐसे जंतु जिनके रक्त का रंग लाल था उनको एनाइमा में रखा है, जिनके रक्त का रंग लाल नहीं है, जैसे कि आप एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा में देखेंगे, वहां पे क्या है, जंतुओं में रक्त का रंग ब्लू होता है। ठीक है, तो उनको सबको किस कैटेगरी में रखा है, एनाइमा की कैटेगरी में रखा है। पीडीएफ मिल जाएगा बेटा आपको, मेरा नाम काजल है। ठीक है, आगे अगर हम चलेंगे तो ये डायरेक्ट सजीवों की बात कर रहे थे, सीधा सीधा किसकी बात कर रहे थे, सजीवों की।
इन्होंने ये नहीं बताया कि ये जिन सजीवों की बात कर रहे हैं ये तो एडवांस लेवल की बात कर रहे हैं, ये पौधों की बात कर रहे हैं, ये जंतुओं की बात कर रहे हैं, ये बने कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, ये जंतु, ये पौधे, ये कहाँ से आए हैं। अरस्तु ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि ये किससे बने हैं। हमारे एक महान वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक क्या कर रहे थे एक बार पौधों पे। अच्छा, ये वैज्ञानिक क्या थे, ह्यूमन ही तो थे ना, एडवांस थे, ह्यूमन बीइंग थे। तो ये डिस्कवरी के माध्यम से ही तो पता करेंगे कि आखिर ये जो एडवांस लेवल के जीव हैं जिनमें हम आ रहे हैं, जिनमें पौधे आ रहे हैं, ये कैसे बने हैं। ठीक है, तो ये डिस्कवरी सबसे पहले किसने की है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। वो क्या कर रहे थे, एक बार पौधों पे अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, पौधों पे भी स्पेशली अगर हम बात करें तो वो पौधे की छाल पे अध्ययन कर रहे थे। पौधे की जो बार्क होती है, जो छाल होती है, जिसको हम कॉर्क भी बोलते हैं, उस पे उसका निरीक्षण कर रहे थे। निरीक्षण करते समय उन्होंने देखा कि ये जो टिश्यू हमें जो दिख रहा है, जो हम छाल लेके बैठे हैं, इसके अंदर, उस छाल के अंदर उन्हें कुछ इस तरह से हेक्सागोनल कंपार्टमेंट दिखे। क्या दिखे बेटा, हेक्सागोनल, मधुमक्खी के छत्ते जैसे है ना, मधुमक्खी का छत्ता देखेंगे तो इस तरह से क्या होता है, हेक्सागोनल। उन्हें क्या दिखा, उसके अंदर हेक्सागोनल एक संरचना दिखी। उन्होंने इस तरह से देखा, ये जो हेक्सागोनल संरचना है ये खाली दिखी उन्हें। उन्होंने देखा कि ये जो है पूरा का पूरा जो देख रहे थे, जो कॉर्क देख रहे थे, जो छाल देख रहे थे, उन्होंने देखा कि इसके अंदर कुछ इस तरह से हेक्सागोनल संरचना देखी उन्होंने, जिसे उन्होंने क्या बोल दिया, एम्प्टी रूम बोल दिया। क्या बोल दिया, एम्प्टी रूम बोल दिया। ठीक है, बाद में उन्होंने ही इन एम्प्टी रूम को सेल बोला। क्या बोला, एम्प्टी रूम को सेल बोला। इसी तरह सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। तो सबसे पहले सेल यानी कि कोशिका के बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया था 1665 में। लेकिन बेटा आपको बता दें, वो जिस कोशिका की बात कर रहे थे, जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर उन्होंने देखा था, जिसको पहले उन्होंने एम्प्टी रूम बोला था, ये कैसी कोशिकाएं थी, मृत कोशिकाएं थी। ठीक है, हमारे अरस्तु साहब, हमारे थियोफ्रेस्टस साहब जिन सजीवों की बात कर रहे थे, रॉबर्ट हुक ने पता लगा लिया कि वो सभी के सभी जो सजीव हैं वो कोशिका से मिलके बने हुए हैं। यानी कि सजीवों का जो मूलभूत इकाई है वो क्या है, कोशिका है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसे आप देखते हैं कि आप किसी से बात कर रहे होते हैं कि मेरे घर की जो बिल्डिंग है वो 3 स्टोर बिल्डिंग है। कैसी है, 3 स्टोर बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग का बेस क्या है, उस बिल्डिंग की मूलभूत इकाई क्या है, बेसिक यूनिट क्या है, कैसे आपने वो थ्री स्टोर जो बिल्डिंग है उसको प्रिपेयर कराया है, बनवाया है। तो आप क्या देखेंगे कि सबसे बेसिक यूनिट जो है वो ईंट है, ब्रिक है। उसके बिना आप वो 3 स्टोर बिल्डिंग कंप्लीट नहीं करवा सकते थे। इसी तरह कोशिका के बिना सजीव पॉसिबल, कोई भी सजीव प्राणी संभव नहीं था। इन्होंने बताया कि जिस सजीव हम देख रहे हैं, ह्यूमन बीइंग या फिर कोई प्लांट, वो सभी के सभी किससे मिलके बने हैं, कोशिका से मिलके बने हैं। लेकिन इन्होंने जिस कोशिका के बारे में बताया था वो कोशिका कैसी थी, मृत कोशिका थी। वो कोशिका कैसी थी बेटा, मृत कोशिका थी। चलिए आ जाते हैं एक बार वापस। ठीक है, तो हमारी बायोलॉजी का जो बेस स्टार्ट होता है, बायोलॉजी मतलब लिविंग बींग्स, तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे ना कि आखिर ये लिविंग बींग बने कैसे हैं। तो सबसे पहला और बेसिक अध्याय जो हमारी बायोलॉजी में शुरू होता है, नेट नहीं चल रहा है, वाईफाई कनेक्ट करिए, बिल्कुल हो जाएगा। पढ़िए, तो पहली क्लास में आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इससे हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो बायोलॉजी का जो बेसिक अध्याय है वो क्या है, कोशिका है। क्योंकि सजीवों की बात करते हैं हम बायोलॉजी में, और समस्त सजीव जो हैं वो किससे मिलके बने हैं, कोशिका से मिलके बने हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अध्याय की तरफ, और वो अध्याय हमारा क्या है, सेल यानी कि कोशिका। सेल यानी कि कोशिका। ठीक है, अब हम देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यहां से क्या निकल के आता है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोशिका सजीवों की मूलभूत इकाई है। कोशिका क्या है, कोशिका सजीवों की, सीजीएल का जो पिछली बार एग्जाम हुआ था वहां पे मैं टीच की थी। तो
पेपर भी सॉल्व करवाई थी सीजीएल, अभी जो हुआ था ना एसएससी सीजीएल का एग्जाम। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, चलिए आ जाते हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा? कोशिका। कोशिका जीवन के, जीवन मतलब सजीवों की मूलभूत इकाई है। मूलभूत इकाई है। अच्छा, आप देखेंगे तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दिस थिंग्स इज लिविंग एंड दिस थिंग इज नॉन लिविंग? अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको दो चीजें दिख रही हैं, एक ये पेन दिख रहा है, दूसरी मैम दिख रही हैं, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मैं लिविंग हूं और ये नॉन लिविंग है? इसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको पढ़ने हैं, आगे पढ़ाऊंगी, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि दिस थिंग इज लिविंग एंड दिस थिंग इज नॉन लिविंग। हाँ, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, आप थोड़ा आगे पहुंच गए हैं। तुषार, तुषार कपूर, गीता। बेटा टेक्निकल नॉलेज मुझे नहीं है गीता। आई थिंक हाँ, लैपटॉप में आप ऐप इंस्टॉल करिए ना, ऐप से ही, ऐप पे क्लास कर रहे हैं ना आप, जो श्वसन करते हैं। हाँ, रेस्पिरेशन भी एक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका बेटा? लिविंग बींग्स का। गुड, चलिए वापस आ जाते हैं। अब इस कोशिका के रिगार्डिंग पहले तो आप ये देखेंगे, ये तो आगे अगर हम डिस्कवरी की बात कर लेते हैं, डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है, आगे हम क्या बात कर लेते हैं? डिस्कवरी ऑफ सेल। सबसे पहले इस मूलभूत इकाई के बारे में किसने बताया था? डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी कि कोशिका की खोज। क्या बात करेंगे हम? कोशिका की खोज। ठीक है, जब हम कोशिका की खोज की बात करेंगे, हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कोशिका की खोज। अगर हमसे डेड या लिविंग नहीं पूछा गया है, हमसे सिर्फ और सिर्फ पूछा गया है कि कोशिका की खोज किसने की है, तो हम क्या बताएंगे? रॉबर्ट हुक। ठीक है, डिस्कवरी में हम क्या बताएंगे? रॉबर्ट हुक बताएंगे। डिस्कवरी में हम क्या बताएंगे? रॉबर्ट हुक बताएंगे। ठीक है, रॉबर्ट हुक बताएंगे। कब की है इन्होंने? 1665 में की है। कब की है इन्होंने? 1665। लेकिन बेटा जी, इन्होंने जो सेल डिस्कवर की है वो कौन सी सेल है? डेड सेल है। कौन सी सेल है? डेड सेल है, यानी कि मृत कोशिका है। देखिए, कोई भी माइंड नहीं करेगा, कोई भी स्टूडेंट माइंड नहीं करेगा क्लास के दौरान अगर मैं बेटा बोलूंगी तो। ये मेरा हैबिचुअल है ना शिवम? हाँ ठीक है, तुषार गुड। 1665, हाँ चलिए, 1165 नहीं बेटा, 1665। ठीक है, आगे अगर हम चलेंगे, जब डेड सेल की डिस्कवरी हो गई तो हमारे हमारे दिमाग में इतनी बड़ी चीजें नहीं आ सकती हैं। हमें तो इंस्टाग्राम चाहिए होता है, यूट्यूब चाहिए होता है ना। हमारे दिमाग में रील्स के आइडिया जा सकते हैं, हम रील्स कैसे बनाएं। हमारे दिमाग में ये बिल्कुल नहीं आ सकता है कि डेड सेल की डिस्कवरी हो गई है तो आगे हम लिविंग सेल के बारे में सोचें। लेकिन हमारे महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने, वैज्ञानिकों ने क्या सोचा कि ये तो मृत कोशिका है, क्यों ना जीवित कोशिका को खोजा जाए, क्यों ना जीवित कोशिका को खोजा जाए। ठीक है, हाँ सीखा, क्यों ना जीवित कोशिका को खोजा जाए। तो अगर हम लिविंग सेल की डिस्कवरी की बात करेंगे तो लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की है? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। गुड अमित, है ना, 1674 में डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज। अगर हम लिविंग सेल की डिस्कवरी की बात करेंगे तो हमारे एक महान वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है बेटा एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। क्या नाम है? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। ठीक है, इन्होंने कब डिस्कवर किया है? 1674।
और ये जो लिविंग सेल, जैसे आप देख रहे थे ना, रॉबर्ट हुक ने जो डेड सेल डिस्कवर की थी वो कहां से की थी? प्लांट के बार्क से, प्लांट पौधों की छाल से, पौधों के कॉर्क से। इसी तरह से इन्होंने जो लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी वो किससे की थी? बैक्टीरिया से की थी। किससे की थी? बैक्टीरिया से की थी। बैक्टीरिया को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? जीवाणु बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जीवाणु बोलते हैं। इन्होंने बोला जो जीवाणु है उनके अंदर क्या है? लिविंग सेल्स हैं। इसी तरह क्वेश्चन आपसे जीवाणु से, गुड। चलिए क्वेश्चन यहां से किस तरह से फ्रेम हो सकता है? जीवाणु के खोजकर्ता कौन है? दैट इज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है जीवित कोशिका की खोजकर्ता कौन है? दैट इज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, हाँ। आगे अगर हम चलेंगे तो आपके दिमाग में भी अब तो इतना तो आप सोच सकते हैं, इतना तो हम लोग अच्छे हैं, इतना तो हमारे पास आईक्यू है कि हम ये सोच सकते हैं कि ये जिस कोशिका की बातें कर रहे हैं, ये जिस कोशिका की बातें कर रहे हैं, चाहे वो मृत हो या जीवित हो, वो दिखती कैसी होगी? इतने तो हम जिज्ञासु हैं कि हमें लगेगा कि आखिर ये इतनी बातें कर रहे हैं कोशिका कोशिका की, क्या होगा ये कोशिका, कैसी दिखती होगी, है ना? ये थॉट आता है। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि ये कोशिका जो है इसकी संरचना क्या है, ये कैसी दिखती है, किससे मिलके बनी हुई है। तो आगे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल की। ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बाद हम उसके कुछ बेसिक पॉइंट जानेंगे। चलिए तो आगे हम चलते हैं, और आगे जब हम चलते हैं तो हम यहां पे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल यानी कि कोशिका की संरचना की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कोशिका की संरचना की बात करेंगे। और जब हम कोशिका की संरचना की बात करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि कोशिका कैसे बनी है। 3D डायग्राम भी मिलेंगे आपको, 2D डायग्राम मिलेंगे, 3D मतलब एनिमेशन। कोशिश करूंगी कि एनिमेशन ऐड हो, बट हो नहीं पाता लेक्चर में ऐड। आपका जो पीपीटी रहता है उसमें 3D वो एनिमेशन ऐड नहीं हो पाता है। चलिए आते हैं, अगर स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो जब वैज्ञानिक देख रहे थे कि जिस कोशिका के बारे में बातें चल रही हैं, अच्छा एक दौर आया होगा जब कोशिका की बातें चल रही होंगी सब जगह कि कोशिका की खोज हो गई है, मृत कोशिका की खोज हो गई है, जीवित कोशिका की खोज हो गई है, तो वैज्ञानिक सोच रहे होंगे क्या भला है ये कोशिका, है ना? तो उन्होंने देखा होगा, तो उन्होंने क्या देखा कि कोशिका जब बनी, सबसे पहली सेल जो बनी थी वो कहाँ बनी थी? देखिए कोशिका का आकार यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक राउंड सेल लेते हैं। सेल, सभी सेल्स का जो शेप है, जो आकार है, वो एक जैसा नहीं होता है, राउंड नहीं होता है। कुछ सेल ब्रांच्ड भी होते हैं, कुछ सेल ओवल भी होते हैं, अंडाकार, कुछ कैसे होते हैं? गोल होते हैं। हाँ पाए जाते हैं, गुड। अदीबा, एम आई राइट? अदीबा, गूगल में दिखा दीजिए एनिमेशन। सुभाष कुमार एनिमेशन की बात कर रहे हैं। चलिए कोशिश करती हूँ एनिमेशन का, अभी आ जाइएगा। आज यहाँ पे चलते हैं। जब कोशिका देखी, पहली कोशिका जीवाणु थी जो कि पानी में बनी थी। अब पानी में बनी थी, आप देखेंगे कि कोई भी चीज जब आप बहुत समय तक पानी में डाले रखते हैं तो वो क्या हो जाती है? पानी की वजह से क्षतिग्रस्त होने लगती है। कोशिका डैमेज ना हो, बताएंगे, सबसे छोटी सबसे बड़ी सब कुछ बताएंगे, ठीक है? तो कोशिका क्षतिग्रस्त ना हो, इसीलिए कोशिका ने क्या किया? अपने आप को बचाए रखने के लिए अपने चारों तरफ एक कुछ परतों का फॉर्मेशन किया, कुछ परतें बनाई। ठीक है, तो कोशिका के बाहर अगर हम देखेंगे तो इस तरह से क्या है? हमें कुछ परतें दिखेंगी। ठीक है, बढ़िया सर्कल नहीं बना है, चलिए कोई नहीं। अगर हम कोशिका के अंदर चलेंगे तो हम क्या देखेंगे? कोशिका के अंदर एक तरल पदार्थ पड़ा हुआ है। कोशिका के अंदर क्या है? एक तरल पदार्थ पड़ा हुआ है, प्लस इसके मध्य में इस तरह से एक संरचना है। ठीक है, इसके मध्य में भी एक संरचना देखी गई। आइए अब नामकरण कर लेते हैं एक बार। कोशिका के बाहर जो परतें बनी थी उनको क्या क्या बोला? कोशिका के जस्ट बाहर जो परत थी, कोशिका के जस्ट बाहर जो लेयर थी उसको क्या बोला गया? सेल मेम्ब्रेन बोला गया। क्या बोला गया? सेल मेम्ब्रेन बोला गया। मेम्ब्रेन मतलब क्या है? ये पतली झिल्ली टाइप की बन पाई होगी। इसने सुरक्षा, इसने कोशिका को प्रॉपर
प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं किया होगा, पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान नहीं की होगी, इसीलिए फिर से कोशिका के बाहर एक मजबूत परत बनी, जिसे क्या बोला गया, हाँ केंद्रक, जिसे क्या बोला गया, जीव द्रव्य, जिसे क्या बोला गया बेटा, सेल वॉल बोला गया, सेल वॉल। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली बोलेंगे। ठीक है, दूसरा यहां पे इसको क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति बोलेंगे, कोशिका भित्ति बोलेंगे। ठीक है, अंदर जब हम गए तो हमने क्या देखा, ये जो फ्लूइड है इसको हमने क्या बोल दिया, साइटोप्लाज्म बोल दिया। कोशिका के अंदर द्रव्य है तो क्या बोल दिया, कोशिका द्रव्य बोल दिया। ठीक है, साइटोप्लाज्म, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। कोशिका के अंदर तरल पदार्थ है, कोशिका के अंदर ये द्रव्य भरा था, तो इसको हमने क्या बोल दिया है, कोशिका द्रव्य बोल दिया, कोशिका द्रव्य। प्लस दूसरी संरचना जो हमने देखी वो कहाँ पे दिखी, हमें मध्य में दिखी, तो इसको हमने क्या बोला, केंद्रक बोल दिया, यानी कि न्यूक्लियस बोल दिया। क्या बोल दिया है, न्यूक्लियस बोल दिया, यानी कि केंद्रक बोल दिया। अब आपको बताएं कि कोशिका के अंदर केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य दोनों को मिला के क्या बोला गया, पहले तो ये देखा गया कि कोशिका के अंदर जो भी है सबको क्या बोल दिया गया, प्रोटोप्लाज्म। फिर डिवीजन किया गया कि जिसको प्रोटोप्लाज्म बोला गया उसमें दो घटक हैं, एक तो द्रव्य है, दूसरी जो संरचना है ठोस संरचना, उसको क्या बोला, केंद्रक बोला, जीव द्रव्य। हाँ गुड, फर्रुखाबाद की धरती से अपने शिष्य को, बिल्कुल बेटा, बहुत बहुत नमस्कार। फर्रुखाबाद में मेरी ननिहाल है। चलिए वापस आते हैं, इन दोनों को कंबाइंडली क्या बोला गया, इन दोनों की अगर हम बात करेंगे तो संयुक्त रूप से इसे हमने, अच्छा ब्लू कलर विजिबल नहीं होगा है ना, संयुक्त रूप से हमने इसको क्या बोल दिया है बेटा, प्रोटोप्लाज्म बोला है, प्रोटोप्लाज्म बोला है। ठीक है, जीव द्रव्य बोला है, क्या बोला है, जीव द्रव्य बोला है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके हम सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, हम कोशिका का पूरी संरचना देखेंगे। हाँ, और क्या देखा गया, ये जो द्रव्य है ये ऐसे ही नहीं है, इस द्रव्य में बहुत सारी कोशिकांग पड़े हैं जो किसी भी कोशिका के कार्यों को संपन्न करते हैं। आगे आपको विस्तृत रूप से कल बताया जाएगा। ठीक है, तो कल हम क्या करेंगे, कोशिका की संरचना, यानी कि हमने जो अपना सेल अध्याय, सेल चैप्टर, कोशिका अध्याय जो शुरू किया है उसको हम कल आगे प्रोसीड करेंगे। आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा क्लास में, आपको एक एक टॉपिक क्या है क्लियर करवाया जाएगा और सारे कॉन्सेप्ट, थ्योरीज, क्वेश्चन सब कुछ करवाया जाएगा। कंसिस्टेंसी के साथ क्लास अटेंड करिए। देखिए अगर आप कंसिस्ट होकर क्लास भी कर लेंगे ना तो आपके क्वेश्चंस निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हाँ, तो हम अपनी इस जर्नी की आज हमने क्या की है, शुरुआत की है। बाकी हम मिलते हैं अगली क्लास में इसी अध्याय के साथ में। आज के लिए धन्यवाद।